मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, इटावा से रहे पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया जी, कृपाल सिंह प्रधान जी, रामवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव जी और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, इस चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु और संचालन कर रहे आदित्य यादव जी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतने सुबह के कार्यक्रम में आपने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। और जिस क्षेत्र में मैं आपके से वोट मांगने आया हूं, ये नेताजी और चाचा का बनाया हुआ क्षेत्र है। मैं केवल आपसे इतना अपील करना चाहता हूं कि जब चुनाव में वोट पड़े तो हालांकि सबसे ज्यादा वोट से यही विधानसभा जिताएगी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो नेताजी हमारे बीच में नहीं है तो सबसे बड़ी जीत अभी तक की अगर कहीं हो तो जसवंत नगर विधानसभा से हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जब नेताजी राजनीति करते रहे होंगे, समय समय पे उनसे मिले होंगे। यहाँ वो बुजुर्ग भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से कभी नेताजी को चंदा दिया होगा, और कोई परिवार नहीं होगा जिससे सीधे सीधे नेताजी या समाजवादी पार्टी के लोग न जुड़े रहे हों। अभी जब मैं मंच पे आया तो जो आयोजक है, मैंने उससे कहा कि नेताजी आपके घर कितनी बार आए होंगे? तो बोले हमारे घर में तो न जाने कितनी बार आए हैं। और यहाँ जो जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हैं, दुख सुख के समय पर अगर कोई आपके बीच पहुंचा है तो जब नेताजी रहे होंगे नेताजी पहुंचे, आज जब शिवपाल चाचा है तो वो आपके बीच में पहुंचे होंगे। इस विधानसभा को नेताजी ने हमेशा अपना परिवार माना और न जाने कितनी बार विधानसभा जसवंत नगर की बातें पुरानी बताते रहे होंगे। जो उनके साथ पत्रकार या कभी और बड़े नेता मिलते थे तो अपनी पुरानी घटनाएं जो जसवंत नगर में कभी हुई होंगी उनके बारे में बताते थे कि जसवंत नगर में जब मैं था तो ये ऐसे वोट मांगता था, उस गांव में गया मैं, उस गांव में ये परिचित लोग हैं। और यहां तक अगर कोई नेताजी से टकराता था और वो गांव पूछते थे तो वो आसपास के गांव के लोगों का भी नाम जानते थे और पूरा परिचय बता देते थे कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। और बिल्कुल जमीनी नेता नेताजी रहे और जमीनी नेता थे, इसीलिए वो ऊंचाई तक पहुंच गए। वो दुख दर्द परेशानी तकलीफ क्या है गरीब की, और जब भी उन्हें मौका मिला, जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने फैसले भी ऐसे लिए। आज जब हम बैठे और सोचते हैं, हो सकता है आज 10,000 रुपए की कोई कीमत ना हो, लेकिन उन बुजुर्गों से पूछो जब वो नेताजी की सरकार में, नेताजी पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने किसानों का 10,000 तक का कर्जा माफ किया था। उससे पहले किसानों के कर्ज माफ नहीं होते थे। इसी तरह चुंगी को लेकर के हमारा किसान बहुत अपमानित होता था, व्यापारी अपमानित होते थे, और नेताजी ने ऐसी चुंगी खत्म की कि आज तक दोबारा चुंगी नहीं ले पाया कोई। हमें और आपको याद होगा, जिन्होंने अखबार पढ़े होंगे, कि जब नेताजी रक्षा मंत्री बने और उन्हें सियाचिन की सीमाओं पर जाना था जवानों से मिलने के लिए। जब सियाचिन का कार्यक्रम बन गया तो फौज के बड़े बड़े अधिकारी जो जनरल हैं वो आए
उन्होंने कहा नेताजी आप सियाचिन जा रहे हैं और अगर सियाचिन जाएंगे तो आपको कपड़े अपने बदल करके जाना होगा। वहां पर जाने पर आपको सर्दी लग सकती है, वहां बहुत सर्दी है, ठंड है वहां पर, और कई बार ऐसा मौसम होता है कि अगर पानी थोड़ी देर के लिए भी बाहर छूट जाए तो जम जाता है। इसलिए नेताजी सियाचिन जाएंगे तो आपको कपड़ा बदलना पड़ेगा। नेताजी ने कहा कि मैं गरीब और किसान के बीच से निकल करके आया हूँ, इन्हीं कपड़ों से मैंने राजनीति की और सीखी है। वो पहले रक्षा मंत्री बने जो धोती कुर्ते में आपके सियाचिन की सीमा पर जवानों से मिलने गए थे। इसी तरह रूस जब सुखोई विमान लेने जाना था, एक बार फिर अधिकारी लोग आए और फिर उन्होंने कहा कि नेताजी आप रूस जा रहे हैं, वहां पर बहुत सर्दी है, हवाएं तेज चलती हैं, कभी कभी बर्फ गिरती है, और अगर आप रूस जाएंगे और कपड़े नहीं गर्म पहनेंगे, आपका पहनावा सर्दी नहीं रोक सकता। नेताजी ने फिर एक बार वही कहा कि आपको याद होगा सियाचिन में मैं इन्हीं कपड़ों में गया था और रूस जाऊंगा तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। और आपने पता किया होगा कि जो सुखोई विमान का जब करार हुआ खरीदने का फैसला लिया तो वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए। तो नेताजी किसी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, वो अपने गरीब और किसान को नहीं भूल पाए। नेताजी ऐसे ही नेताजी नहीं बने, उन्होंने राजनीति को नई दिशा दी। अभी मैं प्रधानाचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने विरासत की बात की। हम सब इस बात के लिए खुश हैं कि नेताजी ने हमें और आपको सबको एक समाजवादी विचारधारा की विरासत दी है। इससे बड़ी विरासत कोई नहीं हो सकती। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया यही खुशहाली का रास्ता है, यही तरक्की का रास्ता है। ये जो सड़कें बनी दिखाई दे रही हैं, ये पुल, ये बिजली का इंतजाम, ये अस्पताल, न केवल इस क्षेत्र में बल्कि आसपास के क्षेत्र में अगर किसी ने गांव के लिए विकास को ले जाने का काम किया तो वो नेताजी थे, जिन्होंने बजट का सबसे ज्यादा पैसा गांव, गरीब और किसान के लिए खर्च करके दिखाया। कभी कभी हम लोग नेताजी से कुछ बातें कहते थे और मुझे याद है कि जब देश की सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही थी, नेताजी से मैंने कहा कि नेताजी आपको ये सड़क का शिलान्यास करना है। जब वो शिलान्यास करने आए, उन्होंने सभी प्रेस अधिकारियों के सामने कहा कि इसकी उद्घाटन की तारीख अगर नहीं बताओगे तो मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं शिलान्यास करने जाता हूं उसी दिन इंजीनियर और अधिकारियों से पूछता हूं कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी, क्योंकि उद्घाटन की तारीख 36 महीने के बाद। मैं इस इलाके में बहुत पहले आया हूं और शायद मैंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा होगा। कभी ऐसे ही घूमने आया मैं, इसी नहर की पटरी से जब मैं एक बार आया बहुत पहले, तो लोगों ने बताया कि ये चिकनी सड़क हॉट मिक्स नेताजी ने बनवाई है। और ये जसवंत नगर के पुराने लोग ये सब जानते होंगे कि इस क्षेत्र में हॉट मिक्स सड़क का अगर किसी ने परिचय दिलाया है तो वो नेताजी ने दिलाया। और वही हॉट मिक्स की सड़कें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बनवाई तो हमारे चाचा और आपके विधायक सुभाष यादव ने। ये सड़कों का नेटवर्क और सड़कें जोड़ रही लोगों को, सड़कें बन गई, बिजली का इंतजाम हुआ और जो कुछ विकास कर सकते थे वो सब नेताजी के समय का और समाजवादियों ने करा के दिखाया। नेताजी को आप सब जानते हैं, ठीक है। याद कीजिए वो समय आज हो सकता है कि 10,000 रुपए कुछ न हो, लेकिन जिन बुजुर्गों का है, जिन किसानों का आज से बहुत वर्षों पहले जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश में किसानों का पहली बार कर्जा माफ किया गया था। 10,000 तक का कर्जा माफ हुआ। कभी चुंगी लगती थी, हमारा किसान
अगर कोई अपनी पैदावार लेके जा रहा है या छोटा व्यापारी, तो उसे चुंगी पे अपमानित होना पड़ता था। अगर किसी ने चुंगी को हटाने का काम किया तो वो नेताजी अब चुंगी कहीं दिखाई नहीं देती। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और जिन्हें याद होगा वो जानते होंगे कि नेताजी पहले रक्षा मंत्री थे जो जब सियाचिन की सीमा पर पहुंचे तो वो धोती कुर्ता पहन करके गए। उस समय जब वो सियाचिन में जवानों से मिलने जाना चाहते थे तो बड़े बड़े अधिकारी आए और जनरल साहब आए, उन्होंने कहा कि आप सियाचिन की सीमा पर जा रहे हैं, वहां पर बर्फ पड़ती है, माइनस का टेम्परेचर है, कई बार पानी अगर बाहर आ जाए तो पूरा बर्फ बन जाती है। नेताजी ने कहा नहीं, हम तो गांव से निकले हैं, किसानों का यही पहनावा है और किसानों के बेटा ही सीमा की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं धोती कुर्ते में पहुंचूंगा। वो पहले रक्षा मंत्री बने, वो इस तरीके से गए। फिर उसके बाद नेताजी को रूस जाना था। आज जो सुखोई विमान भारत पर हैं, जो आज एयरफोर्स पे सबसे बेहतरीन हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान, उसके करार के बाद जब खरीदने का करार होना था, नेताजी रूस के लिए तैयार थे। बड़े बड़े अधिकारी फिर आए और उन्होंने कहा कि आप रूस जा रहे हैं, वहां ठंडी हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बर्फ गिरती है, पानी भी बरसने लगता है, आपको कोई गर्म कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। गर्म कपड़े पहन करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है बीमार हो जाएं। नेताजी ने वही कहा कि आपको पता नहीं, जब सियाचिन की मैं सीमा पर गया था तब धोती कुर्ता में गया था, और अब रूस भी जा रहा हूँ सुखोई विमान के करार के लिए तो धोती कुर्ता ही में जाऊंगा। और वहां के राष्ट्रपति उस समय येल्त्सिन अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। उसके बाद भारत को ये सुखोई विमान मिले। यहाँ पर बहुत से लोग फौज के बारे में जानते होंगे। जब फौज में कोई जवान शहीद होता था, उसकी वर्दी, बेल्ट या टोपी या मेडल घर पहुंच जाते थे, उसी में संतोष करते थे घर परिवार के लोग। जब नेताजी बने रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि जवान को हम सम्मान देना चाहते हैं और अगर ऐसा हमारा जवान शहीद होगा तो उसको घर उसी सम्मान से लेकर के जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि जब सीमा पर रक्षा के लिए आते हैं तो जवान पता नहीं कहां शहीद हो जाए, कभी कभी पहाड़ की ऊंची चोटाइयों पे शहीद हो जाता है, कभी बर्फ के इलाके में शहीद होता है, कभी घाटी में शहीद हो जाता है, तो उसके ले जाने के लिए बहुत खर्चा होगा, इंतजाम करने में बहुत पैसे लगेंगे। उस समय नेताजी रक्षा मंत्री थे, वो जानते थे कि हमारा किसान का बेटा ही सीमा पर रक्षा करने आता है। उन्होंने कहा कितना भी खर्च हो जाए ये सरकार पूरा खर्चा देगी और हमारे किसान का बेटा अगर शहीद होगा तो गांव में पूरे सम्मान से उसके घर परिवार से मिलने का मौका दिया जाएगा। ये कुछ फैसले हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उन्होंने जीवन भर और जब तक राजनीति में रहे वो किसान, नौजवान और गांव के में रहने वालों के लिए लड़ते रहे। वो ऊंचाइयों पर पहुंचे नेताजी, लेकिन अपने जमीन के लोगों को कभी नहीं भूले। इसीलिए नेताजी बन गए और आप वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को नेताजी बनाया। अगर हम नेताजी को नेताजी के रूप में जानते तो जसवंत नगर के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूं कि नेताजी को याद करके, नेताजी के काम को याद करके, नेताजी ने जिंदगी भर अपना काम किया है किसानों के लिए, उन तमाम चीजों को याद करके एक एक बोर्ड साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना। नेताजी के बहुत परिचय हैं। नेताजी पहलवान भी रहे और बड़े पहलवान रहे। उन्होंने पहलवानी करते करते भी परिचय अपना बनाया। और मुझे याद है जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो एक पत्रकार उनसे आए इंटरव्यू लेने
और इंटरव्यू लेते लेते उन्होंने सब सवाल किए और सवालों में ये पूछा कि नेताजी आप तो पहलवान रहे हैं और पहलवान रहे हैं तो आप अब तो पहलवानी नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है आप दाव भूल गए हों। नेताजी ने कहा कि जो पहलवान होता है वो अपने दाव कभी नहीं भूलता। तभी पत्रकार ने कहा कि सुना है जब मैं आपके क्षेत्र में गई तो आप चरखा दाव के लिए बहुत जाने जाते थे। क्या चरखा दाव आपको याद है? और जिन साथियों ने वो वीडियो देखा होगा, कभी कभी ये नौजवान जानते होंगे सोशल मीडिया में चलता है वो वीडियो, नेताजी के बगल में कमलेश पाठक जी बैठे थे। नेताजी ने उन्हें बुलाया, वो विधायक थे और चरखा दाव दे करके उसी कैमरे के सामने चित्र कर दिया। तो जहां नेताजी अपने लोगों से हमेशा जुड़े रहे और नेताजी का काम करने का तरीका भी बहुत अलग रहा, इसलिए आज आप लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चंदा दिया होगा नेताजी, जब कभी चुनाव लड़ते होंगे तो चंदा दिया होगा, उन्हें मदद की होगी, वोट से मदद की होगी, और जब नहीं है वो हमारे बीच, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ा परिणाम अगर कहीं से जाए तो वो यही जसवंत नगर से जाए। और मैं जानता हूं ये विधानसभा ऐसी है जो लाखों वोटों से जिता सकती है, लाखों वोटों से जिता सकती है। जैसा अभी चाचा ने कहा कि कहीं से कहीं कोई हाथा आया होगा। जब ये इटावा लोकसभा में था तो वो जानते थे कि जैसे ही जसवंत नगर के वोट खुलेंगे समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकल जाएगी। ये ताकत अगर किसी के पास है तो ये जसवंत नगर के पास है। इसलिए इस बार जब मैनपुरी का वोट खुले तो सबसे आगे अगर कोई विधानसभा दिखाई दे तो वो जसवंत नगर दिखाई। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं, कही जा सकती हैं। ये मैं इंटर कॉलेज में भाषण दे रहा हूं, हमारे विरोधी लोगों का भाषण सुना होगा। वो कुछ दिन पहले फिजिक्स पढ़ा रहे थे हमें और आप, पेंडुलम पढ़ा रहे थे। हेलो जी जी। एक नेता आए, उन्होंने कहा पेंडुलम है चाचा हमारे। क्या? मैंने उनसे कहा ठीक ठीक कि पेंडुलम हम भी नहीं समझ पाए, बहुत सारे पत्रकार इससे समझ नहीं पाए, बहुत भीड़ है भैया। हमारे कई बार हमारे बुजुर्ग नहीं समझ पाएंगे कि बताओ ये पेंडुलम क्या चीज है। मैंने उनसे कहा कि देखो पेंडुलम के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हम झूला के बारे में जानते हैं। हमारे चाचा हैं, नेताजी से राजनीति सीखे, ऐसा झूला झुलाएंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कहां से लगेगा। तो ये जो लोग, जिन लोगों ने जनता के लिए काम नहीं किया, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव था तो गरीबों को चने दिए जा रहे थे। अब बताओ चना कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले हमारे गरीबों से कहा जाता है कि रिफाइंड तेल हम दे रहे हैं सरकार से, और वो रिफाइंड तेल ऐसा था, विदेश का तेल लाया गया, कुछ सोयाबीन का तेल मिलाया गया और सबसे खराब सरसों का तेल मिला करके गरीबों को रिफाइंड तेल दिया गया। अब कहाँ है रिफाइंड तेल? और जो नमक दिया गया और नमक की कसम भी खिलाई गई थी वोट के लिए, याद कीजिए, नमक के लिए। और जो साथी जानते होंगे कि नमक कहाँ बनता है, ये जो हमें और आपको नमक दिया गया था गरीबों को इस बार, वो नमक गुजरात से आया था। और उस नमक में हमारी माताएं बहनें ठीक कहेंगे कांच का। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि नमक कैसे बनता है। ये बीजेपी वालों ने गुजरात से नमक या कहीं से जहां से भी मंगाया हो, इन्होंने गड्ढे खुदवाए होंगे, वहां पर समुद्र का पानी आता है, भर जाता है गड्ढे में, जब सूख जाता है वही नमक बन जाता है। इन्होंने जल्दी जल्दी में वही नमक भरवाया और सीधा उत्तर प्रदेश ला करके हमारे गरीबों को बांटने का काम करते, इसीलिए उसमें कांच नजर आया। अब तो सुना है कि गेहूं भी वापस हो गया है, बाजरा भैया, बाजरा हो रहा है, सुना है गेहूं वापस कर लिया।
और वो गेहूं, ये अब चावल दे रहे हैं। बताओ, सर्दियों में हम हमारे गरीबों को चावल खिला रहे हैं, कौन बीमार नहीं पड़ जाएगा। तो ये जो सुविधाएं और जो मदद की बात थी वो केवल चुनाव के लिए थी। ये जो एम्बुलेंस आती है आपकी मदद के लिए, ये समाजवादियों की शुरू की गई और इसलिए शुरू की थी कि हमारा गरीब अगर उसके परिवार में सदस्य कोई है और बीमार पड़ जाए तो वो कहां से इंतजाम करेगा। इसीलिए समाजवादियों ने शुरू किया कि फोन मिलाए और गरीब के लिए मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचाए। समाजवादी सरकार थी तो फोन करने पे एम्बुलेंस पहुंच रही थी, मदद कर रही थी। लेकिन अभी जब से सरकार गई है, पता नहीं फोन मिलाने के बाद ये भरोसा ही नहीं कि एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरह 100 नंबर शुरू किया था कि हमारा गांव में रहता किसी किनारे है, मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया, कोई जमीन को लेकर के विवाद हो गया, कोई घटना हो गई, तो हमारा गरीब क्यों थाने भागे। इंतजाम ये किया था कि कहीं भी खड़े होकर के आप फोन मिलाओगे तो पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार गई उस व्यवस्था को भी खराब कर दिया। पहले 100 नंबर था तब कुछ ठीक थी पुलिस, और जब से नंबर बढ़ा दिया 112 कर दिया तो पुलिस का तो कबाड़ा किया ही किया, पुलिस ने अपना रेट भी बढ़ा लिया। और अब सुनने में आया है कि बीजेपी के लोग फोन करते हैं कि ये गांव में समाजवादी लोग रह रहे हैं, इस घर में समाजवादी लोग हैं। फिर वहां से पुलिस कप्तान कहते हैं कि पुलिस को कहते जाइए उस घर में छानबीन करके आइए। ऐसे चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे प्रधान बताएं न बताएं, लेकिन हमें पता है कोई प्रधान नहीं बचा हुआ जिसके पास फोन ना आ गया। हमारे प्रधान जी बैठे होंगे, बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? सच है भैया। ये जनता से वोट नहीं मांग रहे, ये अधिकारियों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता इस बार पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रही है। और हमें तो भाजपा के लोगों की बीमारी का ही नहीं पता, और इनकी बीमारी का इलाज किस दवाई से वो भी नहीं पता। जब हम वो चाचा अलग अलग होते तो कहते हैं देखो कैसे परिवार नहीं एक कर सकते, क्या राजनीति करेंगे जो परिवार एक न कर सके। और जैसे हम लोग एक हो जाए तो कहते हैं बड़े परिवारवादी लोग हैं। बीजेपी वालों की बीमारी क्या हमें नहीं पता, इनका इलाज कौन सी दवा से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोकतंत्र में हम जानते हैं इनका इलाज वोट ही करेगा, वोट से इलाज होगा। और ये जो लोग आए हैं सत्ता में, ये वोट से आए हैं, और सत्ता से बाहर भी ये हमारे आपके वोट से जाएंगे। लोकतंत्र में और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जहां हमारा किसान दुखी है, परेशान है, जहां उसकी आय नहीं बढ़ रही हमारे गरीब किसान की, वही कुछ उद्योगपतियों की आय की आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहां किस ऊंचाई तक ये लोग पहुंचा रहे हैं। याद कीजिए, आपका हमारा रुपया बंद कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले लोग, रुपए बंद होने से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और जो पैसा हमारा आपका जमा हुआ वो बैंक में पहुंचा, बैंक से बड़े बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचा दिया। इसलिए इस सरकार ने हम लोगों को लूटा भी है, बर्बाद भी किया है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन अपील करना चाहते हैं कि ये सरकारी लोग सरकार के माध्यम से वोट मांग रहे हैं, डरा के धमका के वोट मांग रहे हैं, लेकिन जसवंत नगर की जनता है जो डरने वाली नहीं है और न घबराने वाली है। आप कहीं घबरा तो नहीं जाओगे? हम तो आपके भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अधिकारी जब आए आपके पास, पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, ये अधिकारी पुलिस वाले आए तो इनसे भी वोट मांग लेना, वोट ये भी आपको ही देना चाहते हैं। ये सच्चाई है। नहीं मानते आप? चेहरे देखो, सब मुस्कुरा रहे एकदम। आप किसी का चेहरा देख लो, सब वोट देना चाहते हैं। ये तो मजबूरी है, नौकरी करने से डंडा मिल गया और ये आपको मारेंगे नहीं डंडा, ये केवल इधर उधर मारेंगे। इधर आपको ये घरों में भी जा रहे हैं तो घर में हम कहेंगे अगर घर ही जा रहे हैं तो इनसे वोट मांगिए।
ये नेताजी का चुनाव है, आप सब लोग वोट दे करके जाइए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये बीजेपी के लोग जानते हैं कि चुनाव वो हार गए, ये जानते हैं बीजेपी के लोग। और इसलिए आपने देखा होगा इनके नेताओं की, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। इन्हें बताना चाहिए कि जसवंत नगर में कौन सा पुल बनवाया है, इन्हें बताना चाहिए कि जसवंत में कौन सी सड़क बनाई है, नाली बनवाई नहीं है। इन्हें बताना चाहिए कि हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये फैसले लिए और हमारा गरीब आज इलाज नहीं करा सकता, दवाई नहीं है उसकी। और अगर एक भी परिवार गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो उसी समय परिवार बर्बाद हो जाता है। ये जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी थी, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा होना था, ये सरकार नहीं कर पाती। इसलिए आप बहुत पुराने लोग हैं, सब नेताजी के लोग हैं, नेताजी को बढ़ाया, बढ़ते देखा, उनका साथ दिया आपने, फिर एक बार साथ दीजिए और ऐसा परिणाम आए जो देश देखे कि मैनपुरी की जनता और खासकर जसवंत नगर की जनता ने इतने सम्मान के साथ जिता करके भेजा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और इस बात की बधाई देता हूँ कि यहाँ के लोगों ने तो पहले ही मन बना रखा है कि सबसे ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं।